तो जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पूरा अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या क्या प्रभाव है। हमारे दैनिक जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या क्या प्रभाव है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भोजन के पाचन। इसमें भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या क्या महत्व है। चलिए देखते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाचन की क्रिया में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। भोजन में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट, भोजन में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है कि अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जी हाँ, ऑक्सीजन उपस्थित होगा उसमें श्वसन से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? श्वसन क्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो होता है के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर के कार्यों के लिए प्राप्त होता है। देखिए भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया में अपघटित होता है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया होता है, उसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज में बनने के बाद हमारे शरीर के कोशिकाओं में क्या होता है? उपस्थित ऑक्सीजन, हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है, मतलब ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा यहाँ से मिला है ना, ऑक्सीजन के द्वारा अपघटित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मिलता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा रहेगा शरीर में तो ही कोई काम कर पाएंगे। तो ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव हुआ ना कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मिला तो शरीर में ऊर्जा आया, पाचन की क्रिया हुआ तो ऊर्जा आया, तो उसी ऊर्जा के द्वारा आदमी काम कोई कर पाता है। जैसे देखो ग्लूकोज है C6H12SO6 प्लस में 6O2, ये बनाएगा 6CO2 प्लस में 6H2 प्लस में ऊर्जा मिल रहा है तो मिल रहा है। ऑक्सीजन है तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो है। तो यही हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव है। आज हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि विकृत गंधिता या दुर्गंधित होना क्या कहलाता है। ये बहुत VVI कर लीजिए, इसको स्टार मार के कहेगा विकृत गंधिता या भोजन का दुर्गंधित होना, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? जब हम कोई तेलीय खाद्य पदार्थ को बहुत लंबे समय तक खुली वायु वातावरण में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? खुली वायु वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसका रंग और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? उसका रंग और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उसे ही कहते हैं विकृत गंधिता या भोजन का दुर्गंधित होना। फिर से समझिए, जब हम तेलीय, जैसे में देखिए कि कहीं कहीं भोज होता है तो उसमें जो खाना बनता है तो तेल में ही बनता है, वो तेलीय खाद्य पदार्थ है। तो उसमें जो भोजन को उठाकर कहीं फेंक देते हैं, फेंकला के बाद अगर मान लीजिए कहीं फेंक दिए तो उसका पूरी जो होता है पीला पीला होता है। फिर कुछ दिन तक उसको छोड़ देते हैं तो उसका रंग सफेद होता है कि नहीं हो जाता है? तो हो जाता है। तो उसका रंग सफेद हो जाएगा और इतना गंदा गंध देगा कि सूंघ नहीं पाइएगा। तो उसका रंग और स्वाद में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। तो वही कहता है कि जब तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली वायु वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसका रंग और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह विकृत गंधिता हो जाता है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता या भोजन का दुर्गंधित होना। अब परिभाषा देखिए, जब तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक के लिए खुली वायु वातावरण में छोड़ देते हैं तो भोजन के रंग और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विकृत गंधिता हो जाती है। उसे विकृत गंधिता कहते हैं। यही बताया कि जब तेलीय खाद्य पदार्थ को हम लंबे समय तक, मतलब कि आई भोज हुआ ये फेंक दे तो उसका रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अब 10-15 दिन छोड़ दिए, जब 10-15 दिन उसको छोड़ दिए तो उसका रंग और स्वाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उसका रंग और स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत गंदा स्मेल देगा तो उसका सूंघ नहीं पाइएगा। तो यही होता है, उसका रंग और स्वाद में जब परिवर्तन हो गया तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन के दूषित या प्रिय होने से रोकने का उपाय। अच्छा सर जी, आप तो बोल रहे कि भोजन खराब हो जाएगा तो उसको रोकेंगे, तो रोकने का उपाय है 3-4 गो है, 1-2-3 गो उपाय है। तीनों में से आप कोई भी उपाय को अपना लेते हैं तो भोजन खराब होने से, इन्हें पूरा समय के लिए नहीं, कुछ दिन तक बचा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कहीं से अपना घर में पकवान बनाए या जो भी है तेलीय खाद्य पदार्थ को बनाए, तो उसको 1-2 दिन तक हम बचा सकते हैं। सोचिएगा कि उसको बचा कर 10 साल तक रखे तो होने वाला नहीं है। 1 से 2 दिन तक बचा सकते हैं। और बचाने के लिए विधि का उपाय देखिए, वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जैसे सिट्रिक अम्ल, इसमें लिथियम सब मिला होता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मिला देने पर भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है और भोजन खराब होता नहीं है। क्या बोले हैं कि जब वसा युक्त भोजन है मतलब तेलीय खाद्य पदार्थ जो भोजन है ना, उसमें क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ये जब मिला देंगे ना तो भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। अब भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा, भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा तो भोजन खराब होने से भी नहीं होगा, भोजन खराब नहीं होता है। क्या मिलाएंगे, तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ये मिला देंगे तो भोजन क्या हो सकता है, तो खराब होने से कुछ दिन तक बचा सकते हैं। दूसरा उपाय है, घरों में भोजन के रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको ऑक्सीकृत को कम किया जा सकता है। पहला क्या मिलाएंगे बच्चों, तो एंटीऑक्सीडेंट, क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट। और दूसरा मिलाएंगे अब रेफ्रिजरेटर में उसको रखेंगे, क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज। क्या बोलते हैं, फ्रीज। इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं तो भोजन कुछ दिन के लिए ऑक्सीकृत नहीं होगा, जिससे हम भोजन को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। कब कहाँ रखेंगे, तो फ्रिज में रखेंगे। पहला कहाँ रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट में, उसमें मिलाएंगे तो भोजन को अप्रिय होने से रोक सकते हैं। और दूसरा, उसको घरों में रेफ्रिजरेटर में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे तो उसको खराब होने से बचा सकता है। तीसरा, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। सर जी, वायु विरुद्ध मतलब क्या हुआ, जो वायु का विरोध करे, जो ऑक्सीकरण को आने नहीं दे, मतलब कि ऑक्सीकरण जहां ना हो तो उसके द्वारा वायुरुद्ध बर्तन में रखेंगे ना तो उसके द्वारा भी ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। ये 3 गो उपाय है, तीनों में से ये भी इंपोर्टेंट ही है। कहेगा कि भोजन कोई दूषित या अप्रिय होने से रोकने का उपाय क्या क्या है, तो ये हम 3 गो में से कोई उपाय लिख लेंगे। पहला क्या लिखेंगे कि जब भोजन को ऑक्सीकरण को कम करना है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को मिला देंगे, जिससे भोजन को कुछ दिन तक हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण का प्रभाव कम पड़ेगा तो भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं या भोजन खराब नहीं होगा। और दूसरा, उसको कहाँ रखेंगे, तो फ्रिज में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फ्रिज में। जब उसको फ्रिज में रखेंगे तो भी भोजन खराब होने से बच सकता है। और तीसरा, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर उसको ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। वायुरुद्ध मतलब कि जहां ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो वहां रखेंगे तो क्या हो सकता है, तो ये कम हो सकता है। आगे हम लोग को पढ़ना है संचारण। संचारण क्या है, संचारण क्या है, देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास जब उसको ना आसपास वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट या क्षरित होने लगता है, उसे संचारण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं बोल दीजिए चांदी के ऊपर काला परत जरना, चांदी के ऊपर काला परत का जमना, ये संचालन का उदाहरण है। या लोहे के ऊपर जंग लगना, यह भी संचालन का उदाहरण है। तो क्या होता है कि वह रासायनिक या विद्युतीय अभिक्रिया जिसमें धातु, कोई धातु है ना, अपने आसपास वातावरण के संपर्क में आएगा, मतलब कि वायु के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में। तो कोई धातु है ना, जब उसको वायु के संपर्क में वो आता है ना तो धीरे धीरे क्षरित होने लगता है। तो क्षरित मतलब क्या है कि उसमें वो खराब होने लगता है या उस पर जंग लगने लगेगा, खराब होने लगेगा या उस पर जंग लगेगा। जैसे में चांदी के ऊपर काला काला परत जम जाता है, चांदी उंदी पहनिएगा ना तो उसको कुछ दिन तक रखिएगा तो वायु के संपर्क में, मान लीजिए पेन है चांदी का कुछ हो, या पायल को, या लड़की कोई पायल पहनती है, या मान लीजिए कि कोई हाथ में ब्रेसलेट पहनता है लड़का, या मान लीजिए कोई दुर्गा हनुमान जी पहनते हैं ना, तो वो चांदी का सामान पहनते हैं ना तो उस पर काला काला का परत जम जाता है। कैसा परत जम जाता है, काला परत। तो काला परत जमता कैसे है, तो जब ये वायु के संपर्क में रहता है, किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे वो क्षरित होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षरित होने लगता है। और जब क्षरित होने लगेगा तो ऐसे ही क्रिया को संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारण।
जैसे में चांदी के ऊपर काला परत जमना, लोहे में जंग लगना। लोहा को हम छोड़ दिए, खुली वायु वातावरण में पटक दिए, अब वो कुछ दिन तक उसमें बारिश पड़ा, वायु के संपर्क में है, तो धीरे धीरे क्या होता है लोहा के ऊपर, तो लोहा के ऊपर जंग लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो लग जाता है। तो जो लोहा के ऊपर जंग लग जाएगा तो उसे उससे संक्षारित होने लगता है, तो उसे ही कहते हैं संक्षारण। आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला है क्या? दहन और ज्वाला में कभी कभी अंतर भी पूछ देता है। दहन और ज्वाला है क्या? तो दहन किसे कहते हैं? क्या बच्चों? दहन, देखिए ये जो दहन है इसमें क्या होता है कि जब वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। किसके संपर्क में? तो ऑक्सीजन या वायु इसको बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उसे हम कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। अब ज्वाला किसे कहते हैं? तो जलती हुई गैस को ज्वाला कहते हैं। अब कोई गैस जल रहा है ना, उस पर चिंगा, मान लीजिए कि यहीं पर कोई मोमबत्ती हम पार देते हैं, मान लीजिए ये मोमबत्ती मान लीजिए हो गया, तो ये जल रहा है, मोमबत्ती मान लीजिए जल रहा है, तो जल रहा है वही गैस को हम लोग ज्वाला कहते हैं। जलती हुई जो गैस है ना उसे क्या कहते हैं? ज्वाला। तो जलती हुई गैस को ज्वाला कहते हैं। अब हम लोग दहन की परिभाषा देख लेते हैं। दहन की परिभाषा क्या है? दहन की, जब कोई पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे दहन कहते हैं। यही बताए हैं कि जब कोई पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करेगा? तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है या होता है, उसे क्या कहते हैं? दहन। जैसे देख लीजिए सी प्लस में O2, CO2 है, तो CO2 के साथ ये क्या उत्पन्न करेगा? CO2 के साथ उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। तो जब कोई पदार्थ किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो क्या उत्पन्न करेगा? तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दहन कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। क्या? तो दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो दहन की क्रिया में जलेगा, क्या करेगा? जलेगा। दहन की क्रिया में जो जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए कागज, अगर कागज को हम जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जलेगा। पेट्रोल को जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जलेगा। लकड़ी को जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो वही बता रहा है कि वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है, जो दहन की क्रिया में जलता है ना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ को किसे कहते हैं, इसको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। जैसे में एग्जांपल क्या है, कागज, पेट्रोल, लकड़ी। पेट्रोल को अगर मान लीजिए थोड़ा सा माचिस की तीली जलाए, बहुत जल्दी जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? तो जलता है। तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील। एगो आएगा अदहनशील पदार्थ। क्या आएगा? अदहनशील पदार्थ। ठीक है, जो दहन की क्रिया में नहीं जलेगा, जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ। जो दहन की क्रिया में जलेगा दहनशील पदार्थ, और जो दहन की क्रिया में नहीं जलेगा उसे अदहनशील पदार्थ। जैसे मैं ईंटा, क्या ये ईंटा, पत्थर, इसको जलाइएगा तो जलेगा? नहीं जलेगा। भले ही हीट हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। जैसे कागज को जलाइएगा तो तुरंत जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? ये पेट्रोल को जलाइएगा तुरंत जल जाएगा। लकड़ी को जलाइएगा तुरंत जल जाएगा। लेकिन ईंटा पत्थर को जलाइएगा जलने वाला नहीं है।
भले वो जल के पूरा हीट हो जाए लेकिन वो जलेगा नहीं, तो उसे कहते हैं अदहनशील पदार्थ। अब अदहनशील का परिभाषा देख लेते हैं। अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ है क्या? तो बताएं कि वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है। दहन की क्रिया में जलता है तो दहनशील पदार्थ, और दहन की क्रिया में नहीं जलेगा तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा अदहनशील पदार्थ। जो दहन की क्रिया में जलेगा दहनशील पदार्थ, और जो दहन की क्रिया में नहीं जलेगा वो अदहनशील पदार्थ, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंटा, पत्थर, लोहा, भले ही सब जल के हीट हो जाएगा, पूरा उष्मा देगा, हाथ जले लगेगा, लेकिन जलेगा नहीं। जैसे कागज जलता है वैसे ये जलेगा नहीं, जलेगा तो नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं जलेगा तो अदहनशील पदार्थ। किसका उदाहरण हो जाएगा? अदहनशील पदार्थ का। अब आगे देखते हैं अदहनशील के बाद क्या है। तो दहन का अपोषक, दहन का अपोषक, यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दहन का अपोषक क्या है। जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा, अपोषक मतलब सहायता करे वाला नहीं है। जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा उसे दहन का अपोषक कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आग लग जाता है, देखे होंगे, तो आग लग जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो आग बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन या वायु, अगर आग लग गया कहीं, कहीं भी आग लग गया, अगर हवा तेज चल रहा है या उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है तो क्या करेगा? तो वो और तेजी के साथ जलेगा, उसको सहायता करेगा कि आओ जल। नहीं, कोई कोई होता है, कोई कोई अपने समाज में देखिएगा कि थोड़ा सा जल गया ना तो उसको आग जलाएगा। मान लीजिए कि आप लिया दो चक्का, जल रहा है पड़ोसिया कि जल है, तो कलेक्टर चक्का लिया कि आग जलो, जल रहा है कि नहीं? तो जो ऑक्सीजन के मतलब जल रहा है उसको ऑक्सीजन आग मिलेगा, जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना और तेजी से जलेगा, और ज्यादा जलेगा। और जब उसको नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, पैसा है तभी ना जला रहा है कोई भी आदमी। मान लीजिए पैसा है तो दो चार चक्का दो चक्का सब की खरीद के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं रहेगा तो फिर नहीं जल पाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करता है, नहीं होता है, उसे दहन का अपोषक कहते हैं। जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, मतलब कि दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा दहन की क्रिया में, तो दहन का क्या कहलाएगा? तो दहन का अपोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दहन का अपोषक। जैसे में आइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दहन का पोषक इसीलिए कहलाता है। मान लीजिए कहीं आग लग रहा है ना, आग जल लग रहा है, तो उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएंगे ना वहां पर, तो बहुत जल्दी आपको बुझा देगा। ये दहन की क्रिया में सहायता नहीं करेगा। जल रहा है कहीं और सहायता नहीं करेगा, मतलब इसको ले गए ना तो बुझा दिया, तो सहायता कर रहा है। अगर जल रहा है उसको आग जलाना चाहेंगे तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मान लीजिए कोई पदार्थ, यहाँ पर कोई पदार्थ है, लकड़ी है, ये लकड़ी है मान लीजिए पेड़ वाला, ये जल रहा है, जल रहा है, और जब ये जल रहा है इसको और मिल गया ऑक्सीजन, हवा तेज चल रहा है तो और तेजी के साथ जलेगा, जलेगा। अगर यहीं पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? तो बुझ जाएगा, जलेगा नहीं, बुझ जाएगा ये। तो दहन का पोषक यही है, जो नहीं जलता है, जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दहन का अपोषक कहते हैं। अब दहन का हम लोग पोषक देख लेते हैं कि जो दहन का पोषक, जो दहन की क्रिया में सहायता करता है या सहायता दे, सहायक होता है। अब सहायक कैसे होगा? तो जो दहन की क्रिया में जलाएंगे ना तो उसको साथ देगा, तेजी के साथ जलेगा। जैसे में देखिए, जो पदार्थ, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? तो दहन का पोषक कहते हैं। जो दहन की क्रिया में सहायक होगा, मतलब जल रहा है तो आग जलाएगा, जल रहा है तो जैसे में देखिए ऑक्सीजन और हवा, ऑक्सीजन और हवा। मान लीजिए कि कहीं बहुत बड़ा आग लग गया है, बहुत बड़ा आग लग गया है, कोई बुझाने वाला नहीं है, हवा बहुत तेज चल रहा है, या मान लीजिए कोई पदार्थ जल रहा है या हवा बहुत तेज चल रहा है, कोई पदार्थ जल रहा है या हवा बहुत तेज चल रहा है, तो क्या करेगा? तो ऑक्सीजन जहां मिल जाएगा ना उसको, ऑक्सीजन या हवा, तो और वो तेजी के साथ जलेगा। क्या करेगा? तेजी के साथ जलेगा। तो यही होता है दहन का पोषक। जो दहन की क्रिया में सहायता करता है, सहायक होता है, उसे कहते हैं दहन का पोषक। तो दहन का पोषक और अपोषक बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन और हवा किसका उदाहरण है? तो दहन का
पोषक का उदाहरण है। किसका है? दहन का पोषक का। आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें। अब दहन वहन पढ़ लिए कि दहन का पोषक क्या है, दहन क्या है। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी VVI क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए निम्नलिखित शर्तें है। तो दहन के लिए निम्नलिखित क्या क्या शर्तें हैं सर, तो बताइए। तो दहन के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। देखो, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब वहां पर जो जलने वाला वस्तु उसको उपस्थिति होना चाहिए, तभी दहन का शर्त होगा। अब मान लीजिए कि हम ईंटा यहाँ पर रख दिए, इसको जला रहे हैं, तो दहनशील पदार्थ है? तो सर नहीं है। तो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं बताएं? कि जो दहन की क्रिया में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा या दहन की क्रिया में सहायता प्रदान करेगा, उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। तो क्या ईंटा को हम ले आएंगे तो ईंटा जलेगा? तो नहीं जलेगा। तो ये दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हुआ? तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या चाहिए? मान लीजिए हम कागज ले लिए। क्या ले लिए? कागज। तो कागज जो दहनशील पदार्थ है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति पहले में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि दहन में पोषक पदार्थों की उपस्थिति, जो दहन में पोषक पदार्थ होता है ना, उसकी उपस्थिति होना चाहिए। कि दहन में क्या क्या पोषक पदार्थ है, दहन में क्या क्या पोषक पदार्थ, दहन में क्या क्या पोषक पदार्थ है, दहन में क्या क्या पोषक पदार्थ है उसको देखना जरूरी है। दूसरा में क्या है? दहन में पोषक पदार्थों की उपस्थिति, क्या क्या दहन में पोषक पदार्थ है। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब वहां पर ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। कि ज्वलन ताप कहाँ कहाँ होता है, जहां जहां ज्वलन ताप। दहन के लिए यही 3 गो शर्त है। कहेगा दहन के लिए शर्त क्या है, तो 3 गो शर्त लिखेंगे। पहला क्या? कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, वहां पर दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा क्या है? कि दहन के लिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति, मतलब दहन के लिए जो पोषक पदार्थ होता है ना, उसको उपस्थिति होना जरूरी है। तीसरा में ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ से हम लोग दहन की आवश्यक शर्तों को देख लिए, दहन के बारे में पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। अगला पढ़ना है ज्वाला के बारे में डिटेल से, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा हो।